आज से 10 रोज़ पहले एक वाक़या होता है जिसको हम कवर नहीं कर पाए, लेट हो गए थोड़ा कुछ वजूहात की बिना पे। और वाक़या ये था कि 25 अगस्त को ख़बर आती है कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को सेक्शन 3 ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि इससे पहले सोशल ऑर्डर ख़राब हो जाए उनको जाके पकड़ लिया जाए। और उसमें कहा यह गया कि DC साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि ये प्रिवेंटिव मेजर है, यानी कि हमने कुछ ख़राब होने से पहले उनको हिरासत में लिया और रिलीजियस ग्रुप्स की तरफ से कंप्लेन आई थी, इसीलिए उनको हिरासत में लिया है। तो एक तो ये गोरे का कानून है, आपको पता है MPO की रूट्स राउलेट एक्ट 1919 में है, जो कि ये कहता था कि आप किसी को भी पकड़ सकते हैं कि बगैर सर्च वारंट के, जुडिशल ओवरसाइट भी नहीं होगी, इससे पहले कि कोर्ट में मामला पहुँचे आप बंदे को ले आते हैं उठा के। अच्छा, अमूमी तौर पे इससे पहले कि मैं जो उन्होंने कहा उसकी बात आपको बताऊं कि उसका क्या ओवरव्यू था या होना क्या चाहिए या क्या नहीं। अमूमी तौर पे ये जो MPO होता है ना, इसके लगने का 90% मतलब एक ही होता है कि हुन रियासत आ गई है ताड़े पिछे, नाउ द स्टेट इज़ आफ्टर यू। बट इन दिस रिगार्ड द स्टोरी इज़ समथिंग एल्स। जहाँ तक मैंने पता की है, जिन लोगों से कुछ से बात की है, तो मुझे ये पता चला है कि इट इज़ नॉट डन बाय द शेयर रिजॉल्व ऑफ द स्टेट, कि सिर्फ रियासत ने ये नहीं चाहा कि अब इस आदमी को हमने बोलने नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मैं आपको पहले ही बता दूं। इनफैक्ट इसके ऑपोजिट हुआ है, और वो इसीलिए कि एक रिलीजियस पार्टी जिसमें एक बड़े मशहूर क्लरिक जो किसी दौर में धरनों की स्टेज पे हुआ करते थे, धरने में PTI के बात नहीं कर रहा, तो कुछ और बात कर रहा हूँ, तो उनके जो बेटे हैं उनकी तरफ से काफ़ी स्ट्रेस था, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया गया। फिर ये भी ख़बरें आ रही थी कि अगर इंजीनियर साहब नहीं इस तरह से अरेस्ट किए जाते तो शायद मॉब ही आ जाए। और पहले भी उन पे अटैक्स हो चुके हैं, उसकी डिटेल भी आपसे शेयर करूँगा। तो इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं। और फिर जो हुआ उसकी मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों हुआ, क्योंकि उसके बाद 295C उनके ऊपर लगा दी गई, उसके तहत FIR दर्ज कर दी गई। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर बैठ के माइनॉरिटीज़ के मुकदमे लड़ रहे हैं, उन पे भी ज़रा बात करते हैं कि वो कितने इल इंटेंशनड हैं और उनकी मेलाफिडे इंटेंशन जो है वो कितनी वाज़ेह है। तो FIR में ये कहा जाता है कि इन्होंने मुसलमानों के जज्बात को सीवियरली हर्ट किया है। किस बात पे? एक क्लिप काटा गया, 1 मिनट से भी शायद कम का क्लिप था, 40 सेकंड का होगा। और उसमें जो कहा जा रहा है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस के व्यूज़ के मुताबिक ये बात की जाती है इस्लाम के हवाले से, ठीक है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के हवाले से। तो उसके जवाब में ये सारा कुछ शुरू हुआ। उसके बाद में एक क्लैरिफिकेशन इंजीनियर साहब ने दी। उन्होंने कहा कि मैंने इंसाइटमेंट नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि डेलिबरेटली मेरी बातों को मिस इंटरप्रेट किया गया है। और मैं ये जो बात सुनाई गई है ना उस क्लिप में 30-40 सेकंड के, मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंट ट्रेडिशंस क्या कहती हैं, क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, इस्लाम के जो स्पीयर हेड्स हैं उसके बारे में, और इस्लाम का इसमें क्या व्यू पॉइंट है क्रिश्चियंस के बारे में या उनकी मुक़द्दसात के बारे में। तो उन्होंने कहा कि ये एंडोर्समेंट तो कहीं से नहीं है, एंडोर्समेंट कहाँ से आ गई, यानी कि इस क्लिप में ये बताया गया ऐसे जैसे मैं ये कह रहा होता हूँ या मेरी तरफ से ये बात आ गई है। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता। पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें भी मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं, उनका कीदा जाए मुनाजरे रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े। वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि जी इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद हैं, इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को
टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाउज़ बिल्लाह वो उन आयात को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो यह ना समझें कि सिर्फ वो मसीहुद दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं। नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी यह अकीदा है और मुनाजरा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। तो जो मुकदमा बयान हो रहा होता है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें, जज्बाती नहीं। इंजीनियर साहब ने ये जवाब दिया, लेकिन उसके बाद में FIR हो गई 295C की 26 अगस्त को उनके ऊपर। इसके अलावा पीका का जो सेक्शन 11 है वो भी उनके ऊपर लगा दिया गया, जिसके तहत सेक्टेरियन उसमें कुछ आउटरीच फैलाने की बात शामिल होती है और प्रिवेंटिव कस्टडी में उनको ले लिया गया। कहा गया कि सेक्टेरियन वायलेंस करवाने के लिए भी वो कारगर थे। तो इससे पहले भी उनको ख़ासी मुश्किलात पेश आ चुकी हैं। तकरीबन 5 से 6, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं 4 कातिलाना हमले हो चुके हैं। एक 2017 में हुआ था, मल्टीपल इंजरीज़ आई थी, जिसने हमला किया इंजीनियर साहब ने उसको माफ़ कर दिया। 2019 में हमला हुआ, 2023 में हमला हुआ और एक पार्टी की तरफ से 5 लाख की हेड मनी लगा दी गई उनके ऊपर कि जो गर्दन लेके आएगा 5 लाख का इनाम मिलेगा उसको। मार्च 2021 में असैसिनेशन की अटैम्प्ट होती है। 21 साल का लड़का उनकी अकेडमी में घुसता है, चाकू लेके हमला करता है, कंधे पे लगता है, गर्दन बच जाती है। और 2023 का जिस तरह मैंने आपको बताया एक और वाक़या भी हो चुका है। तो इस सब के बावजूद मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती इंजीनियर साहब की ये है कि वो इस मुल्क में रहना उन्होंने पसंद किया उसके बावजूद। और गामदी साहब की तो चलें आप बात कर लीजिए कि इंजीनियर साहब को तो आप छोड़ दें, वो पोलराइजिंग फिगर आपको लगेंगे। गामदी साहब ने तो कोई इन्फ्लेमेटरी स्पीच नहीं की ना। कहाँ बैठे हुए हैं? बैठ सकते हैं यहाँ पे आके? या इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बर्दाश्त होता है? नहीं होता। और छोटी सी बात के ऊपर आपको पता है पाकिस्तान में घेरा तंग हो जाता है। अ स्पोकन वर्ड कैन गेट यू लिंच्ड, टोटली टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हमारे अपने साथ ये चीज़ हो चुकी है। 26 नवंबर का धरना हुआ तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में। मैंने एक वीडियो बनाई, उस पर तकरीबन 20-25 मिनट 30 मिनट की वीडियो थी। किसी ने 40 सेकंड का क्लिप काटा, 8 कट लगाए उसमें। मैं ख़ुद सुन के ये समझ रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि मारो लोगों को। इस तरह होती है एडिटिंग यहाँ पे, टोका मारते हैं एडिटर, ठीक है। और उसमें कुछ भी आप करके दिखा दें, क्योंकि क्लिक बेट की दुनिया है। क्लिक बेट आप बोलेंगे, व्यूज़ भी आएंगे। नील पोस्टमैन ने कहा था अम्यूजिंग और सर्च टू डेथ में, देयर इज़ नो वे टू कंसेक्रेट अ टेलीविजन सेट, it is a profane medium. You cannot do politics on it, you cannot do education on it, you cannot do religion on it. Whatever you do on television is degraded. What you do is entertainment, and that is why on television religion becomes entertainment. कि टेलीविज़न पे अगर आप दीन के फ़लसफ़े की बात करेंगे, जूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, प्री हिस्ट्री की बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक रिलीजन के आने से पहले और उसके बाद की कंडीशनैलिटी को डिस्कस करेंगे, या फिर फ़िलोसॉफ़िकली वो कहाँ लाए करता है, गॉड डिबेट की बात करेंगे, कौन देखेगा? इल्ज़ाम लगाओ किसी के ऊपर, थंबनेल पे किसी का थोपड़ा बनाओ और कहो कि मैंने इसको डीबंक कर दिया, अब आओ मुझे व्यूज़ दो आके। अपनी थॉट, अपने दिमाग खाली हैं। लोगों पे दुकान चमका के बेचते हैं हर चीज़, आपको अपनी कोई थॉट नहीं होती। तो वो रिलीजन को भी ना एक साउंड बाइट में कन्वर्ट कर देते हैं ये लोग। 20-30 सेकंड का क्लिप काट के म्यूज़िक लगा के फिर जी वो सर्कुलेट करना है उसके बाद में। तो इसीलिए हमने तो पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है कि किस तरह 20-25 मिनट की वीडियो से कुछ भी निकाल के ले आएँ। आप सब ये बात, क्या 1% भी आप में से कोई ऐसा आदमी है हु बाय हार्ट बिलीव्स दिस, by all the conviction possible, that a person like engineer Muhammad Ali Mirza could intentionally say anything derogatory regarding Prophet, peace be upon him? Do you think that
he is intentionally doing all this? Or do you think that this is a word play कि एक लफ्ज़ वहाँ ले गए, एक यहाँ ले गए, उसमें से निकाल दिया, मैं अगर अपनी ऑपोजिशन को कोट कर रहा हूँ वो बीच में डाल दिया। मसला ये है कि एक स्ट्रक्चर जो होता है ना, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी होती है, जिस मुआशरे ने भी उसको क्वेश्चन किया है, जिस शख्स ने उसको क्वेश्चन किया है, उसको सर्कमस्टांसेस फिर बहुत ही ज़्यादा हार्श फेस करना पड़े हैं। वो सोक्रेटिस को जब हेमलॉक जब पिला दिया था, तो जो उसके बाद में डिक्री आया था, उसके ऊपर जो फतवा लगा था या उसके ऊपर जो सज़ा सुनाई गई थी, तो क्या था? सोक्रेटिस इज़ गिल्टी ऑफ करप्टिंग द यूथ एंड ऑफ बिलीविंग ऑन डीइटीज़ ऑफ हिज ओन रादर दैन द गॉड्स ऑफ द स्टेट। कि ये अवाम को, नौजवानों को गुमराह कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो हमेशा से ये चीज़ आसान नहीं होती। तो ये चीज़ हमने देखी है एंड इसका बहुत ही क्लोज़ पैरेलल जो है वो रेफर्मेशन जो क्रिश्चियनिटी में हुई, मैं समझता हूँ कि इंजीनियर साहब की जो एफ़र्ट है वो उससे शायद कम नहीं थी, या चलें थोड़ी कम ही कह लीजिए, ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है कि चर्च जब अपना स्पिरिचुअल मिशन भूल जाता है, चर्च जब पैसे बटोरने में लग जाता है, चर्च जब ये ज़मीनें बनाने के चक्कर में होता है। क्या हो रहा था उस दौर में, 15th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, यूरोप में, कि एक एंटी क्लैरिकल सेंटिमेंट तो था लोगों में, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो आवाम थी वो चर्चेज़ की जो एक क्लर्जी थी उसके साथ लॉयल थी, वफ़ादार थी पादरियों के साथ। तो बहुत से लोग आते रहे, ठीक है, और ये कहते रहे कि करप्शन हो रही है, लेकिन एक आदमी जिसने आके हर चीज़ चेंज कर दी, उसका नाम मार्टिन लूथर था। ये ऐसा नहीं कि वो अकेला ही था जिसने ये सब किया, इससे पहले सेंट फ्रांसिस भी थे, वॉल्डन भी थे, जॉन कैल्विन भी थे, ठीक है। तो उसने सिर्फ ये कहा कि ये जो आप सर्टिफिकेट बेचते हैं, पोप्स को ये कहा कि आप किस अथॉरिटी से किसी क्रिश्चियन बिलीफ को मानने वाले से पैसे लेते हो और उसके बाद में उसको सर्टिफिकेट देते हो कि ये लो तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए, पैसे दे दो मुझे। फिर उस पैसे से ज़मीनें, जायदादें ख़रीदते हो, करप्शन करते हो उसमें, और सबसे बड़ी बात, आपने मज़हब को यरगमाल बना रखा है। आप बोलने नहीं देते किसी को, आप स्क्रिप्चर की ट्रांसलेशन नहीं करने देते, आप तर्जुमा नहीं पढ़ने देते बाइबल का। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये कहते हैं कि कोई अपने दिमाग से अगर बाइबल को पढ़ेगा तो उसको एक्सकम्युनिकेट कर देना, ये हम बताएंगे कि क्या मतलब है, किस बात से इंटरप्रिटेशन क्या होगी, ये हमारे मुंह से गुजर के जाएगी बात। एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ऑफ अ चर्च टू इंटरप्रेट बाइबल एंड रिलीजियस टेक्स्ट। और उससे भी बड़ी चीज़ कि जो पोप कहा करते थे कि पोप्स आर इनफेलेबल, कि क्रिश्चियनिटी के जो थियोलॉजियंस हैं, जो क्लर्जी है, जो अशराफिया है, उसमें कोई खामी हो ही नहीं सकती, पोप में कोई खामी हो ही नहीं सकती। तो मार्टिन लूथर ने एक टर्म यूज़ की, सोला स्क्रिप्चरा, यानी कि खामी सिर्फ एक चीज़ में नहीं हो सकती और वो किताब है। इसके अलावा जो भी कोई रिलीजियस स्कॉलर है, कोई क्लरिक है, कोई बाबा है, कोई कुछ भी है, उस पर अगर किसी ने क्रिटिसिज्म किया है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है, हाँ उसकी रेपुटेशन डैमेज नहीं की, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसके सर काट दिए जाएं। तो चर्च ने उसको वॉर्न किया। 31 अक्टूबर 1517 95 थीसिस जो मार्टिन लूथर ने लिखा, कासल चर्च जो विटनबर्ग का है उसकी जाकर दरवाजे के ऊपर चिपकाया, और उसमें उसने कहा कि ये एकेडमिक डिबेट इंडल्जेंसेस के ऊपर जो आप पैसे लेके गुनाह माफ़ करते हैं, इसके अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। बाद में वो इतना फैल गया क्योंकि मार्टिन लूथर ने सहारा किसका लिया? प्रिंटिंग प्रेस का। इंजीनियर मिर्ज़ा ने सहारा किसका लिया? यूट्यूब का। तसव्वुर कीजिए अगर यूट्यूब ना होती तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को क्या किसी मस्जिद में बैठ के ये बातें करने की परमिशन होती? पता नहीं कितने टुकड़े कर दिए होते अब तक। और इन बातों से मुराद उनका रीसेंट स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इन बातों से मुराद ये है कि वो कहते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ बंद होनी चाहिए,
पार्टियां जो चंदे लेके ताकतवर हो जाती हैं मज़हब के नाम पे, वो ख़त्म होना चाहिए। दूसरा ये कि किसी भी फ़िरका परस्त पार्टी को इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ख़वातीन के हवाले से उनके व्यूज़ जो हैं वो इंक्लूसिव आपको बाकियों से कंपैरिजन में मिलेंगे, बाकी क्लरिक्स से। तो जवाब में क्या हुआ जी, मार्टिन लूथर को एक्सकम्युनिकेट कर दिया, हेरेटिक कह दिया, काफिर कह दिया, और उसके बाद में उसको छुपना पड़ा। और ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी की मिसाल नहीं है, इस्लाम में भी ये हो चुका है। जाके पढ़िए कि इस्लामिक गोल्डन एज जो कि कहा जाता है 8वीं से 13वीं सदी तक थी, डिबेटेबल टॉपिक है वैसे तो। ट्रांसलेशन मूवमेंट शुरू हुई बगदाद में, मगरबी फ़लसफ़ा ट्रांसलेट हुआ, मेडिसिन के हवाले से इल्म ट्रांसलेट हुआ, अल-राज़ी, इब्न सीना, अल-ख्वारिज़मी पैदा हुए। तो उसके बाद में इन सारे साइंटिस्ट जो थे, जो थिंकर्स जो थे, जो रैशनलिस्ट जो थे, उनका क्या हशर किया। बड़ा हम चौड़ा होकर ये क्लेम तो करते हैं ना कि देखें जी इस्लामिक एज में ये सब लोग आए थे, इन्होंने अजीम काम किए। उनके साथ हुआ क्या, उसकी बात नहीं करते। या फिर इमाम जाफ़र सादिक के साथ क्या हुआ, जिनको अल-मंसूर के ऑर्डर्स पे जहर दे दिया गया, इसीलिए कि वो जो काम कर रहे थे वो बादशाहों के महल्लात में बैठ के करने वाला काम नहीं है। ये और बहुत सी मिसालें मैं दे सकता हूँ। मैं मजहबी लेक्चर शुरू नहीं करना चाह रहा, लेकिन फ़र्क क्या है, इंडस्ट्री कौन सी चैलेंज हुई, जो कि मेरे नज़दीक मैं आई कैन सेफली से दिस इज़ $1 बिलियन इंडस्ट्री। अगर 70 साल का डाटा निकालें तो $1 बिलियन इंडस्ट्री। मदारिस पे मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं जाके कि बिज़नेस मॉडल किस तरह चलाया जाता है। कुछ की बात कर रहा हूँ जहाँ रेडिकलिज़म पैदा हो रहा है, सबकी बात नहीं कर रहा। इसका भी आप 10 सेकंड काट के ना क्लिप मेरा लगा दें जहाँ लगाना है, और करना तो यही है आपने। मुझे पता है ट्विटर पे मैं अगले दिन उठूँगा तो चली होगी सारी। तो उसमें क्या था, अपने आप को NGO डिक्लेयर करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि टैक्स ना देने पड़े, ठीक है। बड़ी चीज़ें हैं, वो सारी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो एक ऐसा आदमी जो मोटर बाइक पे आता है, जो कि चंदा नहीं लेता, जो कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग वो वाली नहीं कर रहा जिसके पीछे कैपिटल की रेल फेल है, जिससे सवाल करो कि पैसे कहाँ से आते हैं, वो कहता है बस आ जाते हैं दुआ से आ जाते हैं। ये क्लैरिक्स के जवाब होते हैं ना, जब इनसे पूछो कि आप जो बाहर 4 लैंड क्रूज़र्स लेकर आए हैं ये किसने लेके दिए हैं, तो वो कहते हैं बस आ जाती हैं। तो चूँकि इंजीनियर साहब के पास ना कोई लैंड क्रूज़र है, ना उनके पास कोई पैसे हैं, ठीक है, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, सबसे बड़ी बात यह है कि ना उन्होंने जो है वो सड़कें ब्लॉक करके आगे लगानी है अमलाक को, ठीक है, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ नहीं करनी। तो जब पोटेंशियल ऑफ वायलेंस नहीं होगा तो भाई मार ही खाओगे, और क्या करोगे। हम तो उनको 1000 दफ़ा ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं कि आपने अगर यूट्यूब पे ही काम करना है, अमेरिका बैठ के कर लें, तुसी केड़ा जलसे करने ने इत्थे बैठ के। बट ही डजंट लीव बिकॉज ही इज़ insanely brave, that's why। तो ये जनाब मैंने आपको बता दिया, जो कमेंट उन्होंने पास किया है उससे अग्री करें। ये हो नहीं सकता कि आप ये मानें कि इंटेंशनली वो अपनी तरफ से ये बात कर रहे थे। हाँ, इसमें गैर मोहतात रवैया बिल्कुल था, क्योंकि भाई पाकिस्तान में आप रहते हैं, एक एक लफ्ज़ तोल के बोलें यहाँ तो कुछ का कुछ बना देते हैं। हाँ, अगर बड़े प्रिविलेज किस्म के लोग हों तो कुछ भी नहीं होता। बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के बयानात इस तरह के हैं, जो इंजीनियर साहब ने बात की है, इससे बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव हो सकते हैं। कुछ नहीं हुआ उसके बाद में, ठीक है। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स भी पाकिस्तान में हैं जिन पे इल्ज़ाम लगे, उन्होंने कहा सॉरी कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा उनके साथ भी होना चाहिए, लेकिन आपने एक ऐसी चीज़ को अनरेवल किया है जो कि अब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ऑल ऑफ़ यू आर ऑन डेथ रो। जॉन एलिया ने कहा था ना, अब सभी को सभी से ख़तरा है। जो आज इसको सेलिब्रेट कर रहा है ना, जो इंजीनियर साहब के साथ हुआ है, तहम्मुल रखें, बारी आप। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की वजह से बहुत से ऐसे लोगों ने जो कभी भी पाकिस्तानी क्लैरिक्स को नहीं सुनते थे, उन्होंने सुना, और साथ साथ ये कि इन डिबेट्स में इंडल्ज किया। He attracted the attention of people who never used to listen to such things। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तनकीद का, बेशक उनकी एक रिटोरिक इस तरह की है, उसके ज़रिए ही उन्होंने दरवाज़ा जो खोला है इस मुल्क के अंदर बैठ के उन
पार्टीज़ के ख़िलाफ़ या फिर उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि सियासत में इस मज़हब का इस्तेमाल करके पैसे भी बटोरते हैं, ठीक है, जिन्होंने पूरे पूरे एक इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो चाहते नहीं हैं कि आम आदमी तक मज़हब पहुँचे, जो हाईजैक कर चुके हैं मज़हब को, जो हर किसी को फ़िरका परस्ती की तरफ लगा देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मदारिस के अंदर इंटरनल रिफॉर्म की बात करना इस मुल्क में रह के, तो ये कह सकते हैं कि किसी बहुत ही ख़तरनाक तरीन चीज़ जिससे आपकी जान को ख़तरा लाक हो सकता है उसकी तरफ भागने वाली बात है, तो वो भी उन्होंने की। So I believe that no one can deduce that he intentionally wanted to malign Prophet peace be upon him at all. And he was quoting something which could be found in Epistles of John if you try to research about it. And there is this perspective of another religion which kind of condemns all people who do not deem Christ as the chosen one. अब बाकी रिसर्च आपने करनी, सही? तो we demand his release. We demand that for whatever he has done, he should be guaranteed the safety of his life. ठीक है, उससे बड़ी बात कोई भी नहीं होती। और पहले भी इतने हमले उनके ऊपर हो चुके हैं, अब भी हुए हैं। And we assume कि जो लोग आज खुशियाँ मना रहे हैं इस बात के ऊपर, वो ये भी सोचें कि ये जो FIR हुई है, अगर ये वाकई ऑफेंस हुआ है, लेट्स अज्यूम, तो क्या ये खुश होने की बात है? नहीं। तो ये वही कर सकता है जो अपॉर्चुनिस्ट है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो आपस में क्लरिकल हेट्रेड का, डिवाइसिवनेस का और एक दूसरे की एनमिटी का शिकार हुए हैं। अगर तो किसी बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तानी आलिम ने आके ये साबित किया है या इस पर लब कुशाई की है, तो मुझे बताएं कि जी वाकई उसने ऐसा किया है, लटका देना चाहिए उसको। लेकिन नहीं ऐसा। तो जब एक आदमी की आवाज़ आपसे बहुत ऊंची हो जाती है ना, तो उसके गिरने पे बहुत सी आवाज़ें जो है वो आपको कह कहे लगने की और खुश होने की भी आती हैं, लेकिन वो सब अपॉर्चुनिस्ट होते हैं और वो इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि बारी उनकी भी आएगी। थैंक यू।